वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अदुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी की जो पुस्तक रहती है जिसका नाम है क्षितिज भाग 1। उसमें चैप्टर नंबर यानी कि पार्ट 6 रहता है। हरिशंकर परसाई जी जिसके लेखक रहते हैं, प्रेमचंद जी के फटे जो जूते हैं, वो जो चैप्टर रहता है। सबसे पहले आज इस चैप्टर में हरिशंकर परसाई जी की जीवनी या साहित्यिक परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं हरिशंकर परसाई जी का फोटो। और जीवनी या साहित्यिक परिचय के बाद फिर हम जो है इस पाठ के इन्होंने जो लिखा है उनके सारांश के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जो पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हुआ या हो गया। तो 1922 में हुआ था इनका जन्म और 1995 में मृत्यु हुई। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है उनके। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास हैं। तब की बात कुछ और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये उनके निबंध संग्रह हैं। इसके बाद वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य संग्रह है। ये उनके उल्लेखनीय रहते हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वहन किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य की मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की नेक्स्ट पेज है। सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का जीवनी या साहित्यिक परिचय। अब आगे चर्चा करते हैं हम सारांश की छोटी सी समरी जो रहती है पाठ की, जिसको हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते, ये उनका चैप्टर रहता है। और शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। इस चैप्टर में ये जो है इसकी समरी यानी कि सारांश जो रहता है शॉर्ट में। अब आगे चर्चा करेंगे हम चैप्टर की, जो कि रहता है विस्तार पूर्वक। प्रेमचंद के फटे जूते, ये आज का पाठ रहता है। चैप्टर नंबर 6 है यह और क्लास है 9th, ठीक है, यानी कि 9वीं। प्रेमचंद एक चित्र मेरे सामने है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खींचा रहे हैं। सिर पर किसी
मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतली निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल गई है। मेरी दृष्टि में इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखों की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुओं में के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। नेक्स्ट पेज है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खींच रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खींचते। फोटो न खींचने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खींचाने के भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द, भय, व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कि कोर्ट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खींचते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, जिससे टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान
कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी वह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन की चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुभनदास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर यो हरि नाम। अगला पेज है, अगले पेज के ऊपर चलते हम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई हो है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुम्हें अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीरें थी, मगर तुम जिस तरह मुस्करा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं।
उन पर जो टीले को वर्काकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकलाई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तुलुबे का नाश कर रहे हो। तुलुबे यानी कि तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो ये था चैप्टर हरिशंकर परसाई जी का जो रहता है प्रेमचंद जी के फटे जूते, उनके ऊपर उन्होंने चैप्टर ये जो है लिखा था। तो इसके अभ्यास क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, ये परीक्षा में ज़रूर आते हैं और क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभर कर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। ये यहाँ पे देखना है सही कौन है और गलत कौन है, सेकंड क्वेश्चन, ये भी ज़रूरी है। और तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें स्पष्ट करना है व्यंग्य को। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। इसका क्या व्यंग्य या आशय स्पष्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें जो तीसरे का, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, ऐसा क्यों कहा था। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये तीसरे के जो भी है। और चौथा है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखकों के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर जो आपको जो लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो रहता है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आएंगे इन्हीं में से, तो सभी पढ़ सकते हैं आप, बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर हरिशंकर परसाई जी का जो कि रहता है प्रेमचंद के फटे जूते, उसको ध्यान में रखते हुए यह जब चैप्टर लिखा गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन इसमें करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया है। यानी कि किसकी, परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ रचनाकार अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि में का विवेचन किया है, और इसमें कि आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति यानी कि लोगों की जो रहती है दिखावे की, जो दिखावे के लिए वो कुछ करते हैं, और अवसरवादी पर इन्होंने व्यंग्य किया है करारा। ठीक, तो ये था हरिशंकर परसाई जी का जो है चैप्टर प्रेमचंद जी के फटे जूते, और इसमें हमने इनके साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के ऊपर भी चर्चा की, और इसके बाद हमने इनके जो है चैप्टर को भी पढ़ा और समझा।